चलो ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं आया है, तब तक तुम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओ भाई कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, then find angle formed by velocity from y-axis। चलो बना फटाक से। वेरी गुड। कोसाइन निकाले ना, कोसाइन निकाले ना। 4/√50। आप कॉस बीटा निकाले ना, कॉस बताएंगे ना, कॉस बताएंगे ना, कॉस साइन टैन ये भी तो बोलेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू 4/√50, सही है ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। क्या नहीं समझे ये वाला? ये सब कुछ समझा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट में भी अभी देखो यहाँ पे एक फोर्स है 40 न्यूटन का और यहाँ से एंगल बनता है 60 डिग्री। तुम्हारा काम है फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एंड y एक्सिस। x और y एक्सिस के अलोंग में फोर्स का कंपोनेंट निकालो। बनाओ फटाफट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। सर ax = 20 और ay = 20√3। फोर्स का x 20 और फोर्स का y 20√3। बिल्कुल सही। 20√3। fx इज इक्वल्स टू f का cos 60 और cos 60 का वैल्यू तुम पुट करेगा जैसे ही 1/2 इट कम्स टू बी 20। और i कैप के लिए आप चाहो तो इसमें i कैप लगा दो डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो भाई नीचे की तरफ है फोर्स का y कंपोनेंट है f का sin 60, तो फोर्स है 40 और sin 60 है √3/2, सो इट इज 20√3। अगर डायरेक्शन लगाना चाहो तो -j कैप ना। क्या आप लोग सबको आ गए हैं? आगे बढ़े? यस सर। चलो फिर आगे निकलते हैं। हाँ, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, सब हो गया, एक रिवीजन हो गया। आज से एक्चुअली तुमको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब है कि वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। वेक्टर्स को ऐड करने का दूसरा नाम बोला जाता है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो आज से आप वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। ध्यान से देखिए। concept of addition and subtraction of vectors। लेट a एक वेक्टर, उसका 3 कंपोनेंट है, ax ay और az, 3 कंपोनेंट है, लिखा हुआ। और b भी एक वेक्टर है, bx i कैप, y j कैप और z k कैप, ऐसे 3। जब आप इसका एडिशन फाइंड आउट करते हैं, एडिशन बहुत आराम से समझिएगा। तो एडिशन का मतलब हुआ वेक्टर a और b को ऐड करना। इसको आप कह सकते हैं एडिशन रिजल्टेंट।
या केवल रिजल्टेंट भी आप कह सकते हैं। तो वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ना एडिशन रिजल्टेंट। अब आखिर आप वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? एकदम सिंपल। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आप उसके दोनों के x कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, दोनों के y कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं और दोनों के z कंपोनेंट को ऐड करते हैं। जो बात हम दो वेक्टर के लिए बोल रहे हैं वही 3 वेक्टर, वही 4 वेक्टर, वही 10 वेक्टर के लिए भी काम करेगा। मतलब ये है कि अगर हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं और वेक्टर को ऐड करते हैं, दोनों बात एक ही। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करो, लगा दो i कैप, दोनों के y कंपोनेंट को ऐड करो, लगा दो j कैप, और दोनों के z कंपोनेंट को ऐड करो और लगा दो k कैप। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना। जब आप वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, आप a में से b को माइनस करते हैं, इसको आप चाहो तो सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट कह सकते हैं। सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट। तो जब आप वेक्टर का सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट निकालते हैं, a में से b माइनस करते हैं, फिर से बात वही है, आप a के x कंपोनेंट में से b का x माइनस करो, a के y कंपोनेंट में b का y माइनस करो और a के z कंपोनेंट b का z माइनस करो। सो a के x कंपोनेंट में b का x माइनस करो, a के y कंपोनेंट में b का y माइनस करो और a के z कंपोनेंट में b का z माइनस करो। ओके, ऐसा तो एकदम सिंपल चलता है। इधर कोई बहुत बड़ा हाई फाई फंडा बहुत बड़ा नहीं है कि आपको परेशान हो जाना है। x में से x माइनस कर देना है जब सब्ट्रैक्ट करना है, और y में और ऐड करना है तो a में x ऐड कर देना है। एकदम सिंपल। तो देखिए, अगर इतना पढ़ लिए हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन बना लीजिए, तुरंत अपना हो जाता है। देखिए जरा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो कि a वेक्टर है भाई 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और एक वेक्टर b है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तुमसे बोला गया देखो a प्लस b निकालो जी, दूसरा बोला गया a में से b माइनस करो जी, और देखो और थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, थर्ड बोला गया कि 2a प्लस b करो, और फिर फोर्थ आपसे बोला गया कि अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है देन फाइंड वेक्टर c। अब देख एकदम सिंपल। तो जब आप इसका आंसर क्राफ्ट करते हैं, आप मेरे साथ चलेंगे, अगर कहीं डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। जब हम a और b को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का x, हाँ बोलते चलो, बढ़िया। 4i कैप, अगला बोलो माइनस 2j कैप, अगला 6k कैप ना। चलो भाई सेकंड बता दे, a माइनस b करना, फटाफट 3 माइनस 1 2i कैप, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j कैप, 5 माइनस 1 4j कैप। क्या सही है? चल भाई थर्ड सोचना, थर्ड 2a प्लस b, एकदम सही 7i कैप। अगला बोलो माइनस 6j कैप, वेरी गुड। अगला बोलो 11 ना, 5 टू 10 हो गया और एक ऐड कर दिया हम लोग उसमें। क्या सबके लिए सही है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो भाई फोर्थ Minus 4 कैप, फोर्थ में a प्लस b प्लस c 0 था, इसका मतलब c वेक्टर माइनस ऑफ a प्लस b वेक्टर होगा।
तो a प्लस बी तुम निकाल चुका था, तो बस उसमें माइनस लगा दो, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप -6 के कैप। क्या बोलता है, समझ में आया सबको? चलो चलो एक और पूछते, बताना, फिफ्थ बताना, ठीक है? ये बता तो ये क्या लिखा है, 3a माइनस बी मॉड करना क्या, बता पहले इसमें। ये मॉड लगा के हम क्या दिखाना चाहते हैं? पहले हम लोग 3a माइनस बी निकालेंगे, इसका मतलब है कि आंसर माइनस में नहीं होगा। पहले हम लोग 3a माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले हम लोग 3a माइनस बी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ करके इसको खत्म करते हैं। पहले 3a माइनस बी कोई बताएगा क्या एक बार में? यस सर, 8 आई कैप हाँ आगे बोलो। -10 जे कैप -10 जे कैप, वेरी गुड, आगे बोल। कितना? 14 के कैप। वेरी गुड, 14 के कैप। अब अगर कोई बोल दे कि इसका मॉड करना है, 3a माइनस बी का मॉड करना है, मॉड, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर सॉल्व कर दिए, जो आएगा वही आंसर। क्या आपको पूरा का पूरा बात समझ में आया? चलो नोट करो फटाफट, नोट। क्या बोले? लास्ट वाला अंडर रूट के लिए स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो, वैसे ही तुम इसको सॉल्व कर लो अपना। यस सर। 64 हो गया, 100 हो गया, 196 हो गया, तीनों ऐड करके रूट में छोड़ दीजिए, हो गया। नहीं समझे। क्या नहीं समझे? लास्ट वाला। अच्छा लास्ट है, आप अपना कॉपी पे देखिएगा, मैं एक जगह ऐसा लिख के दिखाए थे कि अगर कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, याद आया आपको? हाँ सर। अब ये भी हम आपको सिखाए थे कि अगर वेक्टर में 3 कंपोनेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखते हैं ना, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। यस सर। जिनको डाउट था वो बोलो जी। सर 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर का आप 8 i कैप माइनस 10 j कैप प्लस 14 k कैप कैसे लिखें? हाँ वेरी गुड, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, अब फिर उसमें से इसको माइनस कर दिए। देखो 3 3 जा 9 -1 8 हुआ। यस सर। फिर देखो 12 -12 और -2 कितना हो गया, सॉरी अच्छा यहाँ माइनस होना चाहिए था ना। यस सर, -14 होना चाहिए, ठीक है। अब फिर देखो 15 -1 फिर से हुआ 14। यस सर। बस यही लिखे। सर 8 आ जाएगा ना? हाँ नो सर। ay j कैप और az k कैप, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंडर रूट उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। यस सर। तो 8 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अच्छा वो मैग्नीट्यूड। हाँ यार मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है ये मॉड। सर बोलो। सर वो जो फर्स्ट 2 क्वांटिटी बताते हैं जिसमें जो कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों है मगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कौन सा था? एक करंट था, दूसरा था हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम और इनर्शिया। थैंक यू सर। तो ध्यान से समझा दिए सर। हाँ बता रहे हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग process of finding resultant of vectors if
of finding resultant of vectors if vectors are given on coordinate axis. मान लो जैसे ये तुम्हारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, -x -y, इसमें तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया है, सपोज ये वेक्टर है a और ये यहां से एक एंगल बनाता है मान लो थीटा। फिर तुम्हारे पास एक और वेक्टर दिया है b और ये इधर के साथ एक एंगल बनाता है फाई, ठीक है। और तुमसे बोल दिया गया कि फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर विच इज a प्लस b, a और b का सम करना है। तो तुम्हारा काम क्या होगा वो समझो। तुम्हारा काम है a को कंपोनेंट्स में तोड़ देना। जैसे a का इधर की तरफ देखो x कंपोनेंट जो मेरे हिसाब से a cos थीटा होगा और a का इधर वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट जो मेरे हिसाब से a का sin थीटा होगा। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. b का भी दो कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट क्या b का cos फाई है? यस सर। और b का x कंपोनेंट क्या b का sin फाई है? यस सर। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? अब हम है ना a और b वेक्टर को लिखेंगे। a वेक्टर को लिखेंगे a cos थीटा i कैप और प्लस a sin थीटा j कैप। लेकिन जब हम b वेक्टर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे b cos फाई j कैप प्लस b sin फाई माइनस i कैप। क्या बोलता, सही है? यस सर। माइनस i कैप क्यों लगा? क्योंकि सर वो माइनस x एक्सिस की तरफ है। अब आपका काम एकदम आसान हो गया, फिर से आपको x और y कंपोनेंट मिल गया। तो रिजल्टेंट के लिए a के x कंपोनेंट में b के x को ऐड कर दो भाई और a के y कंपोनेंट में b के y को ऐड कर दो। हो गया आंसर आपका। तो अगर ऐसे भी दिया रहेगा ना तो पहले क्या करेंगे ना, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, i कैप j कैप में लिख देंगे और उसके बाद फिर उसको ऐड करके अपना सॉल्व कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तो क्वेश्चन बनाने से चीज क्लियर। हाँ बोलो बोलो। बी का जो सर जे कैपिटल माइनस में आएगा या फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव? x वाला माइनस होगा, y वाला प्लस होगा। रिजल्टेंट b का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का ना रिजल्टेंट। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा दिया है। देख, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल में अंतर होता है। न्यूमेरिकल में एक डाटा रहता है, जैसे हम आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। तुम देख क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। अच्छा एक चीज पूछते हैं आपसे, आप लोग इसका वैल्यू जानते हैं? देखिए तो हमको बताइएगा। साइन 37 डिग्री cos 37 sin 53 डिग्री cos 53 और tan 37 और tan 53 डिग्री। आप लोग इसका वैल्यू जानते हैं? 37 का वैल्यू आज से याद रखना 3/5 होता है। cos 37 4/5 होता है, भूलिएगा मत, क्योंकि ये डाटा देगा नहीं कोई। आप लोग अभी तक 30 डिग्री 45 60 और 90 याद करके बैठे हैं। ये 37 और 53 भी बार बार यूज होगा, तो कोई नहीं देगा इसका डाटा, याद रखना होगा। sin 53 4/5, cos 53 3/5, tan 37 3/4 और tan 53 4/3। तो ये डाटा याद रखिएगा। हम आगे न्यूमेरिकल्स में इसको अभी यूज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मान लो जैसे तुम्हारे पास यहां एक फोर्स है F1 है, 40 न्यूटन 37 डिग्री एंगल।
फिर इधर एक F2 है 60 न्यूटन 53 डिग्री एंगल, और यहां एक F3 है 70 न्यूटन 53 डिग्री एंगल। तुमसे बोला गया फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, तुमको फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, F1, F2 और F3 तीनों को कंपोनेंट्स में लिखेंगे। देखो जी हम एकदम शॉर्टकट में कंपोनेंट में लिख रहे हैं, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा वही पूछ लेना, सब कोई तैयार रहना बोलने के लिए। देखो क्या इसका x कंपोनेंट F1 का cos 37 i कैप है? यस सर। क्या समझ रहा है सब कोई? यस सर। और y कंपोनेंट में F1 का sin 37 j कैप लगेगा। यस सर। चल भाई वैल्यू निकाल लेते हैं। 40 cos 37 4/5, 30। यहाँ 40 sin 37 3/5, तो ये हो गया 32 i कैप और ये हो गया 24 j कैप, सही है ना? यस सर। चल F1 आ गया, अब F2 पे बारी है। F2 का बारी है। F2 क्या लिखते हैं? F2 का sin 53 डिग्री माइनस i कैप, बोलो जी बोलो। यस सर सही है। क्या F2 का इधर वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा? यस सर माइनस। और प्लस F2 का cos 53 डिग्री j कैप ऊपर। यस सर। चल डाटा निकाल लेते हैं। F2 कितना है? 60, sin 53 का मतलब 4/5 माइनस i कैप प्लस 60 cos 53 का मतलब 3/5 j कैप। 5 से 1 घटा 12, 4 से 48, 48 ऑफ माइनस i कैप प्लस 36 ऑफ j कैप। ये F2 आ गया। क्या बोलता है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो भाई F3 लिखते हैं। F3 क्या तुम लोग बताएगा? F3 cos 53 डिग्री माइनस i कैप प्लस F3 sin 53 डिग्री माइनस j कैप। समझे क्या? यस सर। इसका x भी निगेटिव है और इसका y भी निगेटिव है। क्या बोलता, सही है? यस सर। तो F3 के जगह पे हम लोग पुट कर दिए 70, cos 53 का वैल्यू हो गया 3/5 माइनस i कैप प्लस 70 4/5 माइनस j कैप। अब ये 14/3 क्या ये हो गया माइनस 42 i कैप माइनस 56 j कैप। समझ रहे सब कोई? यस सर। तो तीनों अगर वेक्टर फॉर्म में आ गया तो क्या तुम रिजल्टेंट निकाल देगा? यस सर। तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर। चलो भाई नोट करो और हमको इसका आंसर बताओ। पूरा नोट करो, हमको उसका आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन करते हैं। तैयार है ना? बनाना है तुमको, हमको नहीं, तुमको बनाना है। देखो जी, एक मैन यहां से चला, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ऑब्वियसली वेस्ट है और साउथ है। यहां से चला 500 मीटर्स, वेक्टर फॉर्म में लिखेगा 500 i कैप। यस सर। फिर यहां से इधर चला 300 मीटर्स, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेगा बोलो? 300 j कैप। वेरी गुड। फिर यहां पहुंचने के बाद वो इस डायरेक्शन में चला बाय मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री 400 मीटर्स। तो इसका दोनों कंपोनेंट निकालोगे, सही जा रहे हैं? फिर इसके बाद
नीचे की तरफ आया कितना, तो 500 मीटर, ठीक है, 500 माइनस j। ठीक है, 500 माइनस j का, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया 600 मीटर बाय मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री। तुम्हारा काम यह है कि उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना। OA, A से B, B से C, C से D और D से E। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। मैन का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो। आप क्या कीजिए, हर वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखिए, फिर सारे आई कैप को ऐड कर दीजिए, सारे जे कैप को ऐड कर दीजिए। चलिए बनाइए फटाफट। सर डिस्टेंस लिख दो ना सर। नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या करेगा, 500, 300, 450, 500 और 600 सबको जोड़ देगा क्या? तो कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट? हो गया? 460 आई कैप माइनस 440 जे कैप। ओके, चलो देखते हैं। हम भी बनाते हैं। क्या हम लोग OA वेक्टर को सीधा सीधा 500 आई कैप लिख दें, फिर AB वेक्टर को 300 जे कैप लिख दें। उसके बाद देखो BC वेक्टर जब हम लिख रहे हैं, BC वेक्टर को देखना, सबको समझना। क्या हम BC वेक्टर को 400 cos 37 डिग्री आई कैप और 400 sin 37 डिग्री जे कैप लिख सकते हैं? यस सर। सो इट इज 400 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, 400 sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 जे कैप। सो 5 से 8 और 4 32, 320 आई कैप प्लस 240 जे कैप। वेरी गुड। अब इसी तरह बता भाई, CD वेक्टर को क्या लिख देगा, 500 माइनस जे कैप ना। CD वेक्टर 500 माइनस जे कैप है ना। यस सर, नीचे जाना। अब देखो DE वेक्टर को देखो, DE वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ है कितना, तो DE का cos 53 डिग्री डायरेक्शन माइनस आई कैप, प्लस उसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव की तरफ है, नीचे है y कंपोनेंट, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, माइनस जे कैप। DE कितना था, तो 600, cos 53 का वैल्यू 3/5 माइनस आई कैप प्लस 600 4/5 minus j cap. So your DE vector is minus 360 I cap minus 480 j cap. क्या समझे सबको आप लोग? यस सर। अब आप जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो OA वेक्टर प्लस
AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, सभी वेक्टर को जोड़ना है। तो जब सबको जोड़ना है तो सबका एक साइड करो। देखो 500 आई कैप और 320, 820 हो गया, 820 हो गया और 820 में माइनस 360 कितना बचा बोलो? 320 और 360 है सर। नहीं 360 है ना, तो 460 ना बचेगा। यस सर। 460 आई कैप। अब चलो भाई जे कैप पे बात करो। 300 जे कैप और 240, 540 जे कैप, 540 जे कैप माइनस 500 तो 40 जे कैप और 40 जे कैप में से फिर से माइनस 440, तो बोलो माइनस 440 जे कैप। माइनस 440 जे कैप। ये रहा तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या होगा? यहां पे माइनस लगा दिए हैं पहले में। ठीक है, मगर डिस्टेंस है ना। अरे ये डिस्टेंस कैसे? डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्टेंस तो आप ऐड कीजिएगा ना। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 ऐड कर कीजिएगा। डिस्टेंस ये ना होगा। यस सर। सारे लेंथ को जोड़ देंगे बस। हाँ, डिस्टेंस का क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ विच इज कवर। तो ये रहा एक्चुअल पाथ जो आप कवर कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट ना होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, आप वेक्टर निकाल रहे हैं। डिस्टेंस के लिए तो सब जोड़ दीजिए, हो गया। एक्चुअली वो OE निकला ना सर। हाँ, एक्चुअली वो OE निकला, OE वेक्टर निकला है। ये जो रिजल्टेंट है ना, ये OE वेक्टर आया है। OE वेक्टर एकदम सही बोला, OE वेक्टर आया है वो। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर का बस बस बस, हाँ एकदम बिल्कुल। अगर आप तुम OE वेक्टर का मॉड निकालना चाहो तो अंडर रूट 460 का स्क्वायर और प्लस 440 का स्क्वायर। एक चीज हम रिमार्क कर दे, भले यहाँ माइनस रहता है लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड में प्लस ही होता है। सॉल्व कर दिया, हो गया। क्या समझ में आ रहा सर? यस सर। यस सर। चलो नोट करो जिसका नहीं हुआ था फटाफट। सुनाई नहीं दे रहा आवाज आपका, थोड़ा लाउडली बोलो। कोई अगर सुन पाए तो प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। क्या था? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा सर। आ रहा, उसका नेटवर्क इशू होगा। अरे ठीक है, इसको देखो थोड़ा 2 मिनट है ना, वेट करते हैं, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट खाली हम चेंज कराते हैं वाईफाई, वेट करो। एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करने का ट्रायंगल लॉ। इसका कहना ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स है और 2 वेक्टर एक दूसरे को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। तो पहला चीज तो ये कि सेम ऑर्डर में वेक्टर को किसको कहते हैं? सुनना, कभी भी अगर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, ऑर्डर वेक्टर
सेम ऑर्डर वेक्टर, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है तो समझ जाना कि वेक्टर सेम ऑर्डर में। बट अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है या एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा है, तो ध्यान रखना कि these vectors are in opposite order vector। मतलब अगर एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है तो वो सेम ऑर्डर का वेक्टर है, लेकिन अगर टेल से टेल जुड़ा है या हेड से हेड जुड़ा है तो याद रखना वो अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर है। तो अब अगर हम बोलेंगे वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, तो आपको उसका मीनिंग क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब सुनिए यस सर। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ का कहना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है इन सेम ऑर्डर, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है इन सेम ऑर्डर, तो ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अपोजिट ऑर्डर में जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो बाकी दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में था उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ट्रायंगल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ according to triangle law vector addition, if two vectors represents two sides of any triangle taken in same order, then third closing side of that triangle will represent their vector resultant but taken in opposite order। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन अपोजिट ऑर्डर। अब जरा देखो और छोटे छोटे क्वेश्चन पे आंसर देना, बताना कौन रिजल्टेंट है। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है और ये M वेक्टर है। बोलो रिजल्टेंट इन तीनों में से कौन है? P वेक्टर रिजल्टेंट है। वेरी गुड। P वेक्टर इज सम ऑफ Q वेक्टर एंड M वेक्टर, सही है ना? अभी देखो ये मान लो A है, ये B है, ये C है। बोलो रिजल्टेंट कौन है? A वेक्टर रिजल्टेंट है तो लिखेंगे ना B प्लस C। तो कभी भी अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स को वेक्टर्स दिखा रहा है तो ऐसे चलना है। अब हम तुमको है ना काइनेमेटिक्स में जो अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। यहां से देखो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पूरा का पूरा पॉइंट। ये मान लो पॉइंट P1 है, उसका पोजीशन वो पॉइंट P1 है
उसका पोजीशन वेक्टर है r1, फिर ये एक पॉइंट P2 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अब एक बॉडी P1 से चल के P2 गया तो यह है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आप देख पा रहे हैं? ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो जी लगाओ इस पे ट्रायंगल लॉ, यहां पे सोचो ट्रायंगल लॉ, बोलो कौन दो का सम किसके बराबर? तुम ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप लिख सकते हैं कि r1 प्लस डेल r वेक्टर इज इक्वल टू r2, सही है ना? यस सर। तो आपको यहां से मिलेगा डेल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। इसीलिए काइनेमेटिक्स में देखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। आप देख रहे हैं ना कैसे आया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो जब कभी भी ट्रायंगल बना रहे, ऐसे वेक्टर्स का ट्रायंगल बना रहे, हमेशा तैयार रहना कि ट्रायंगल में जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होगा, जैसे यहाँ r1 और डेल r सेम ऑर्डर में है, उन दोनों का सम तीसरा जो अपोजिट ऑर्डर में उसके बराबर होता है। सही है? यस सर। नोट करो इतना, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, नोट करो फटाफट। सर बोलो। सर अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो उसका जो रिएक्टेंट वेक्टर रहेगा तो सीधा कोई भी वेक्टर का 2 गुना हो जाएगा ना? क्यों? सर क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो दोनों का जैसे लेंथ जो सेम होता है ना, जैसे कि फर्स्ट फिगर में वेक्टर a और b जो है वो वेक्टर r के बराबर है, तो वेक्टर r जो है वो वेक्टर a का 2 गुना हो जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया किया तुम ये बात पूछ लिया। तुम वेक्टर में देख रहा है कि केवल मैग्नीट्यूड नहीं जुड़ रहा है, उसके बीच का एंगल भी काम में आता है। यस सर। तो तुम कैसे बोल सकता है कि दो साइड का इक्वल लेंथ है तो दोनों को जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा? यस सर। वहां एंगल भी तो है ना 60 डिग्री। यस सर। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, अगला लॉ आपके लिए आएगा, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें दो वेक्टर और बीच का एंगल रहेगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, ठीक है? ओके सर। मुझे बताना। यहां मेरे पास एक ट्रायंगल है और तीन वेक्टर a, b और c, a, b और c ऐसे दिया है। बता तो तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा? सर सी। नहीं भाई देख, गौर से देख, तीनों सेम ऑर्डर में देख। यस सर। तो रिजल्टेंट इसका 0 है। ओके सर। अगर तीनों का ऑर्डर सेम है, देखो कोई भी फिगर बना दो, कोई भी ट्रायंगल बना दो, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर तीनों ही वेक्टर का ऑर्डर सेम है, मान ले आप p वेक्टर लिख दिए, इसको q वेक्टर लिख दिए, इसको r वेक्टर लिख दिए, अब गौर करिए तीनों का ऑर्डर तो सेम है। यस सर। तो याद रखना कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है? अब हम आपको एक और चीज सिखाते हैं। वेक्टर कब बदलेगा? कोई भी वेक्टर कब बदलेगा? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, नहीं तो उसका डायरेक्शन बदल दीजिए। वेक्टर में दो चीज, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड बदल देंगे तो भी वेक्टर बदल जाएगा, अगर आप डायरेक्शन बदल दीजिएगा तो भी वेक्टर बदल जाएगा। सही है? यस सर। लेकिन अगर दोनों सेम रखा जाए तो जरा हम क्या लिख रहे हैं वो समझना। एनी वेक्टर रिमेन्स सेम
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन remains unchanged. अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनचेंज है तो वेक्टर अनचेंज है, ठीक है ना। डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, बस यही बात है, वेक्टर कांस्टेंट। अब जरा गौर करना, सबको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह ले जा रहे हैं आपको, ध्यान से। मेरे पास 3 वेक्टर है और जैसे हम उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए, हमको ये बताने का जरूरत नहीं है कि उसका रिजल्टेंट कितना है। उसका रिजल्टेंट कितना है तीनों का? सर 0 0 तीनों का रिजल्टेंट 0। अब देख, हम ये दिखाएं ए वेक्टर, बोलो सेम रहा या बदल गया? सेम। नहीं बदला यार। देख इतना ही बड़ा एरो बनाए हैं और हेड भी वही रखे हैं, बस ऐसे पकड़ के यहां से यहां ले गए, ना डायरेक्शन बदले हैं ना मैग्नीट्यूड बदले हैं। अब बी को ऐसे पकड़ लो, बी को ऐसे पकड़ लो और ऐसे ले जाके यहां रख दो, तो क्या तुमको बी इधर दिखेगा? बोलो बी बदला या सेम रहा? सेम। अब सी को ऐसे पकड़ लो और ऐसे ले जाके यहां रख दो, बोलो सी बदला या सेम रहा? क्या किसी को दिक्कत की ये दोनों फिगर सेम है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ए के अपोजिट का एंगल अल्फा नाम देना है, बी के अपोजिट का एंगल बीटा नाम देना है और सी के अपोजिट का एंगल गामा नाम देना है। ओके, क्या समझ पा रहा है? यस सर। तो एक क्या बोले? सर उनको नहीं समझ में आया, अल्फा बीटा और गामा कैसे समझ। एक नाम दे दिए, नाम एंगल देना था 3, लेकिन कैसे देंगे वो हम बता रहे हैं कि ए वेक्टर के उल्टा वाला एंगल अल्फा कहना है, ठीक है। यहां अल्फा नहीं कह देना, ए के उल्टा वाला एंगल अल्फा कहना, बी के उल्टा वाला को बीटा कहना, सी के उल्टा वाला को गामा। याद रखने में आसान होगा यार तुमको। क्या बोला, समझा? सर हमने लावण्य बोली। अच्छा, कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन पूछ करके शांत हो जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा आप समझ गए? थ्योरी तुमको दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम क्या कहता है वो सुनो, कि जो वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट के एंगल का साइन वैल्यू, फिर जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट का एंगल का साइन वैल्यू, और फिर जो वेक्टर सी है उसका वैल्यू और डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट का एंगल जो है वो, पता है ये तीनों सेम होता है और ये सब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। दिस इज लैमिस थ्योरम। मतलब a by sin alpha is equals to b by sin beta is equals to c by sin gamma and all equals to constant. लैमिस थ्योरम वही काम आता है, लैमिस थ्योरम वही काम आता है only if 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो आप a बाई साइन अल्फा, b बाई साइन बीटा और c बाई साइन गामा को इक्वेट करके जो अननोन निकालना निकाल लीजिए। सर थोड़ा क्वेश्चन बता दीजिए सर, कुछ एक क्वेश्चन बता दीजिए ताकि समझ में आए। मान लो जैसे देखो, देखा
डमरू। शंकर जी का डमरू। हाँ डमरू डमरू। बता तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है? इस पे 2 फोर्स लग रहा है। 9.8 न्यूटन। नहीं, इस पे 2 फोर्स लग रहा है। एक थ्रेड का टेंशन ऊपर और एक इसका mg नीचे, समझे? यस सर। 2 फोर्स में आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। अब देखिए अब क्या हुआ, हम इसको अपने फिंगर से पुश कर रहे हैं, देख रहे हो उधर ऊपर एक एंगल बन गया है। अब इस पे 3 फोर्स, अब इस पे 3 फोर्स काम कर रहा है। एक थ्रेड का फोर्स, एक इसका mg और तीसरा मेरे थंब का फोर्स, समझे क्या? यस सर। चलो एक फिगर देखो। मान लो जैसे एक बॉडी यहां से हैंग था, यहां था बॉडी, लेकिन हम उसको राइट की तरफ खींचे तो वो यहां चला आया। हम उसको राइट की तरफ खींच रहे हैं F = 40 न्यूटन से। इसका मास है 2 kg, तो ऑब्वियसली mg नीचे लग रहा है और mg का वैल्यू है 20 न्यूटन। तो थ्रेड में एक टेंशन डेवलप होगा। तुमसे पूछा गया टेंशन निकालिए और थीटा का वैल्यू निकालिए, 2 चीज पूछ लिया गया। टेंशन निकालिए और थीटा का वैल्यू निकालिए। क्या आपको ये फिगर समझ में आ रही है? सर टेंशन क्या होता है सर? टेंशन मतलब जब धागा खींचता है ना तो उसमें एक तनाव आता है ना, तनाव, यस सर। उसी को टेंशन कहते हैं, वो एक फोर्स है, समझे? सर उसका फॉर्मूला सर? अरे फॉर्मूला फोर्स है, तो जैसे 40 न्यूटन लिखे वैसे वैल्यू होगा। देखो यार, अब देख, हम लोग को टी और थीटा 2 चीज निकालना है। फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड एंगल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जब वो ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक इन रेस्ट। अच्छा हम एक चीज बताते हैं, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है? क्वेश्चन जब बोल दिया कि ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब है ना कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, 3 फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। यस सर। ठीक है, अब देखो 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 इसका एक फिगर देखो। फोर्स को बनाएंगे राइट में, ओके, फोर्स बना दिए राइट में F 40 न्यूटन। टेंशन बनाए इधर और नीचे की तरफ mg बनाए। अब एंगल लिखेंगे, सोच सोच के बताएगा एंगल। क्या ये एंगल 90 है? यस सर। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। तो फोर्स से लेके यहां तक का टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। यस सर। समझा सब कोई? ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा। यस सर। अब बताओ क्या ये वाला एंगल, अच्छा ये सीधा खींच देते तो पाई हो जाता, पाई? अरे बोल भाई, 180 होता सीधा लाइन खींचते तो? यस सर। उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये वाला बच जाएगा। यस सर। तो क्या ये एंगल पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हुआ? क्या बोले? सर थोड़ा बड़ा फिगर बना के दिखाइए। कहाँ बनाए बड़ा फिगर? उसी के नीचे सर। तो फिर लिखेंगे कहाँ? समझ आ रहा है। ले देख, F = 40 न्यूटन, ये टेंशन और नीचे mg। ये एंगल 90 देख लिया। ये वाला एंगल देखो 90 प्लस थीटा, समझे क्या? यस सर।
अब हम जो बोल रहे हैं उसको समझना। अगर हम सीधा लाइन खींचते और ये पूरा एंगल लेते पूरा, तो क्या ये 180 होता? यस सर। उसमें से ये थीटा माइनस करेंगे तो ये वाला बचा हुआ पाई माइनस थीटा होगा। यस सर। यस सर। तो रेडियन में ले लिए सर। अरे लिख दे ना यार। अच्छा 180 लिख दे, रुक जा। जो काम पे ध्यान नहीं देना उस पे पूरा ध्यान है। 180 माइनस थीटा, समझा? यस सर। यस सर। अब देख, ये तीनों उठा के हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। देखते रहना एकदम। हाँ, दो का डायग्राम बनवा दिया, सब जगह भर दिया। देखो f लिखेंगे अपोजिट में, ये देखो f बाई साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेंशन बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू mg बाई साइन 90 प्लस थीटा। मिलाओ जी, मिलाओ, इसके साथ इसको मिलाओ, इसके साथ इसको मिलाओ। यस सर। क्या सबको समझ में आया ये लाइन? यस सर। यस सर। यस सर। बस अब इसको कैलकुलेट कर देना है, जो वैल्यू आएगा वो आंसर है। अभी मेरे पास जगह नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आप इसको आराम से देखिए, साइन 180 माइनस थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा, यस सर। फिर साइन 90 को 1 लिख देंगे, आप 1 लिख देंगे, यस सर। और साइन 90 प्लस थीटा को लिखेंगे आप कॉस थीटा। फिर अपना f के जगह पे 40 न्यूटन, mg के जगह पे 20 न्यूटन डाल के जो कैलकुलेट करना है कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सर साइन 180 माइनस थीटा क्या है? और सर कांस्टेंट का वैल्यू क्या लेना? कांस्टेंट क्यों लेगा यार? इसको इससे इक्वेट कर देना, t निकल जाएगा। इसको इससे इक्वेट कर देना, थीटा निकल जाएगा। ओके सर। और नहीं बनेगा तो अगले दिन है ही ना, कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। सर साइन 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे सर? हाँ? इस साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू नहीं जानता है? नो सर। वेरी गुड, समझा? अच्छा रुक जा, तुम्हारे लिए लिख देते हैं, ठीक है? साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा t, साइन 90 का वैल्यू 1, और mg साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा। इसीलिए 10 वाले टीचर लोग तुमको बोलते हैं अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, तो उस समय तो पढ़ता नहीं तुम लोग। यस सर। चलो ठीक है भाई। देख फिजिक्स, अभी अब वाइंड अप करते हैं, चीज को खत्म करते हैं, चीज को समझना सबको, ध्यान से मेरी बात समझना। क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? हमको साइन थीटा कॉस थीटा से मतलब नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कहीं किसी को कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट वाइज? अब देख, तुम अगर पढ़ के नहीं आया है 10 में कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसमें मेरा गलती नहीं है यार, ठीक है? थोड़ा सा उसको कवर कर देंगे, चलो हम बताते जाएंगे, तुम उसको याद करते जाना। क्या इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत? नो सर। लैमिस थ्योरम समझ में आया? नो सर। अब उसके बाद क्या होता है? क्या? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? क्या बोला? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज रेस्ट में रहे। ओके, लिख दिए थे यहाँ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फिजिक्स में कि कोई भी बॉडी है ना रुका है, ठीक है? केमिस्ट्री में अलग मीनिंग होता है, कुछ और मीनिंग होता होगा, लेकिन फिजिक्स में मतलब है कि बॉडी रुका हुआ है। जैसे आप अभी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहीं एक जगह बैठे हैं ना, तो आप इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है? चलो ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, इतना देख के आना, इस पे क्वेश्चन अगले दिन और करेंगे, ठीक है? कुछ और डाउट? चलो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट स्टेज से आगे मिलते हैं, ओके बाय।